हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से वही प्रीवियस जो हमारा सेट फर्स्ट CHO NHM में जो एग्ज़ाम में भी लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी NHM की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का, तो कुछ हमने पिछले जो वीडियोस में क्वेश्चन टैली किए थे फर्स्ट से लगाकर 15 तक। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे 51 से लगाकर 100 तक के क्वेश्चंस टैली के हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आते हैं, है ना। और अगर आप मैच करना चाहते हैं अपने आंसर्स, तो यहाँ पर मैच भी आप लोग कर सकते हैं कि एग्जाम ने आपने क्या करेक्ट किया था और क्या करेक्ट नहीं किया था, या फिर कहाँ पर आप लोगों की गलती हुई है वो चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 51 वाला आता है, तो इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ ड्यू टू मिजल्स। मिजल्स से मृत्यु होने का आम कारण क्या है। ठीक है, मिजल्स की बीमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती हैं, ये हमारी रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियां होती हैं। ठीक है, कि सांस के संबंधी बीमारी हो जाएगी, छाती के संबंधी बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारी होती है, तो उसको अगर मिजल्स के अगर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सबसे बढ़िया कारण क्या हो जाएगा, निमोनिया से बेहतर उसका कोई कारण हो नहीं सकता है। निमोनिया की वजह से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 52 वाला, पल्स पोलियो वायरस को अलग करने के लिए किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जा सकता है। पल्स पोलियो वायरस जो है उसको अलग करने के लिए हम किस प्रकार के नमूने का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पल्स पोलियो वायरस को क्या करना है, आपको ह्यूमन बॉडी से अलग करना है, फिर उसका अगर पता अगर हमको लगाना है, तो हम कहाँ से सैम्पलिंग करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि पल्स पोलियो का वायरस अलग हो जाएगा। यानी तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टूल परीक्षण। ठीक है, स्टूल की अगर हम लोग जाँच करवाते हैं तो पल्स पोलियो वायरस की नमूना वहाँ से लेके के हम स्टूल टेस्ट की सहायता से पल्स पोलियो वायरस को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ब्लड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हमको CS करवाना पड़ेगा। अगर स्टूल CS हम करवाते हैं तो वो हमारा होल बॉडी का जितना भी मटेरियल है उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 वाला है, रेबीज का टीका बनाने के लिए किस वायरस का उपयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो जीवित वायरस का टीका बनाने के लिए हमेशा लाइव वैक्सीन का यूज़ किया जाता है, तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो भी लाइट एंटीनेटिव्स यानी कि लाइव शीणन वाला वैक्सीन जो वायरस रहेगा उसी का ही यूज़ करके हम किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं, या फिर किसी भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, फिर वायरस को किल कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर हमको लाइव चीज़ों से ही क्या करना पड़ेगा, उसको भी किल करने के लिए लाइव एटीन्यूटेड लाइक क्षरण का हम लोग यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोगियों में कि रक्त में HIV वायरस और प्रोटीन की मात्रा खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। लोगों के जो रक्त में HIV वायरस अगर की प्रोटीन की मात्रा अगर बढ़ गई है तो उसको किस द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं P24 एंटीजन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीजन P24 एंटीजन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोटीन की मात्रा को निर्धारित हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन स्वपुरीरक्षा रोग है ना। निम्नलिखित में से कौन स्वपुरित रक्षा रोग होता है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि स्वपुरित रक्षा रोग का मतलब क्या होता है कि इम्यून डिसीज को क्या कर रहा है कि ऑटोइम्यून डिसीज सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, या फिर स्वपुरित रक्षा रोग हमारा हो सकता है, तो वो हमारा होता है टाइप फर्स्ट मधुमेह एवं रूमेटाइड्स अर्थराइटिस जो बीमारी होती है, वही क्या होता है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में स्व प्रतिरक्षा रोग हमारा यहाँ पर हो सकता है, यानी खुद से रक्षा करने वाला रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले रोगी में सीरम क्रिएटिनिन किन से के भीतर बढ़ जाता है। यानी कि जो मायोकार्डियम इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं, हार्ट की जो 3 लेयर होती हैं, इनर कार्डियम, मायोकार्डियम देन पेरिकार्डियम। सबसे ऊपर वाली लेयर को पेरिकार्डियम बोलेंगे, बीच वाली लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं, और लास्ट वाली लेयर को हम इनर कार्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर किसी मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला कोई पेशेंट है, तो उसका जो सीरम क्रिएटिनिन कितनी देर के अंदर बढ़ जाएगा बॉडी में। ठीक, क्रिएटिनिन अगर बढ़ जाता है, ब्लड का लॉस हो जाता है, सेल्स का लॉस होता है, स्किन खराब हो जाती है, किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 6 घंटे में क्या रहेगा, पेशेंट का क्रिएटिनिन उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, NPSCE इज द प्रोग्राम विच टेक्स केयर ऑफ ग्रुप। यानी कि NPSCE वह प्रोग्राम है जो खालिस्तान समूह का ख्याल रखता है। यानी कि जेट्रिक्स जो लोग होते हैं, वृद्ध जो लोग होते हैं, उनका ख्याल रखने का काम कौन करता है, NPSCE का जो प्रोग्राम है वो उन लोगों का ख्याल रखता है, बाकी कोई भी ख्याल किसी भी चीज़ का ख्याल वगैरह नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शून्य निवारणीय मात्र और नवजात मृत्यु के लिए एक पहल को कहा जाता है। ठीक है, कि अगर हमको क्या करना है कि एन
इनेटिव फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बोर्न डेथ को अगर हमको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम कौन सी योजना चलाई गई है या फिर क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो सुमन एक योजना है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नवजात मृत्यु को हम रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 वाला, कम वजन के लिए ऊंचाई खालिस्तान के रूप में माना जाता है और आमतौर पर ही हाल में ही और गंभीर वजन घटाने का संकेत देता है। ठीक है, तो जो वेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, यहाँ पर स्टैंडिंग भी नहीं कर सकते हम, सामान्य से कम वजन भी नहीं कर सकते हैं, पीए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो कम वजन से के लिए ऊंचाई खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है, और ये क्या करता है कि आमतौर पर हाल में ही गंभीर वजन घटाने का संकेत भी देता है। गंभीर वजन को घटाने के लिए वेस्टिंग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर द फिलिंग द फ्लेम्स इज in a health facility where children with serve acute malnutrition SAM are managed। ठीक है, कि खालिस्तान एक स्वास्थ्य सुविधा में ही है जहां गंभीर तीव्र कुपोषण SAM वाले बच्चे का प्रबंधन किया जाता है, वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो भोजन के अंदर नहीं हो सकता, आंगनबाड़ी कार्यालय भी नहीं हो सकता कि वहाँ पर तीव्र कुपोषण वाले पेशेंट का इलाज किया जा सके, फिर ग्रामीण अस्पताल भी नहीं हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोषण पुनर्वास केंद्र NRC जो वहाँ पर होता है वो क्या करता है कि बच्चों को फिर से गंभीर कुपोषण से बचाकर उनका प्रबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है कि यदि आपका BMI 25.0 से 30 है तो यह सीमा के भीतर आता है, तो यह खालिस्तान सीमा के भीतर आता है। ठीक है, किसके भीतर आएगा, अगर आपका BMI क्या हो रहा है कि आपका 25 से अगर ऊपर BMI जा रहा है तो सीधी सी बात है कि अगर आपका 25 से BMI ऊपर जा रहा है तो आपका वजन अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बोलता है यहाँ पर, ठीक है, अधिक वजन। ठीक है, ओवरवेट ही आपका क्या रहेगा यहाँ पर वजन रहेगा। ठीक है, कि अगर आपका BMI 25 से ऊपर जा रहा है तो ये अधिक वेट के अंदर ही यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटे 1 ml 20 GTC के ऊपर से 120 मिलीलीटर की अंतःशिरा द्रव योजना के लिए ड्रॉप की दर गणना करें। ठीक है, यानी कि कैलकुलेटेड द ड्रॉप रेट फॉर एन इंट्रावेनियस फ्लूइड प्लांट ऑफ 120 ml ओवर 3 आवर्स, यानी कि आपको क्या करना है कि 120 ml 3 घंटे के अंदर आपको देना है, तो कितने ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो जो सूत्र वगैरह रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी मोटी मोटी चीज़ को देखेंगे कि हमारा हम जो फ्लूइड को निकालेंगे इंटू क्या करेंगे, उसका ml से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, देन जितने भी मिनट्स में हॉर्स में हमको देना है उससे क्या कर देंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग यहाँ पर हमारा आंसर निकाल देंगे। तो अगर 120 ml है तो 3 घंटे में अगर हमको देना है तो 13 ड्रॉप प्रति मिनट की मदद से अगर हम देंगे तो 13 मल्टीप्लाई 3 होवर्स इज इक्वल टू 120 हमारा यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनोवैज्ञानिक विश्राम का संबंध नींद की किस अवस्था से है ना। साइकोलॉजिकल रेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेज ऑफ स्लीप। मनोवैज्ञानिक विश्राम का संबंध नींद की किस अवस्था से है, तो वो हमारा रैम स्लीप हो सकती है, REM रैम स्लीप्स को हम क्या बोलते हैं, विश्राम संबंध नींद की अवस्था भी इसको हम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर हानि का उदाहरण है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर हानि का उदाहरण होता है, तो यानी कि झूठी कारावास अगर किसी व्यक्ति को करवा जाए तो वह क्या होता है कि हानि का उदाहरण यहाँ पर हो सकता है। हमारा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा सारे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमारा कदाचार नहीं हो सकता, लापरवाही नहीं हो सकता है, कर्तव्य का उल्लंघन नहीं हो सकता है, अगर झूठी कारावास अगर किसी को करवाते तो वो जानबूझकर हानि का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है कि a 40-year-old patient is to be administered 1200 mg of injection ceftriaxone. What is the amount of medicine that has to be given for the patient? One vial is equal to 1 gram to be diluted with 10 ml वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, 1200 ग्राम का क्या करना है, पेशेंट को सिप्रेक्सोन दिया जाना है और रोगी को कितनी मात्रा में दवा देनी है, यानी कि एक वायल इंजेक्शन के लिए 1 ग्राम पानी को 10 मिली पानी में घोलना है। 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को हम 10 ml पानी के अंदर घोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1200 ग्राम हो रहा है, यानी कि 1200 ग्राम को हम 12 ml पानी में घोल के पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। तो आई होप जो हमारा आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा, हमारा यहाँ पर 12 ml ही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 1000 ग्राम में 10 ml में घोलेंगे, यानी कि 1 ml को हम कितने में घोल रहे हैं, 1 ग्राम को मतलब
एक वायल को हम घोल रहे हैं 1 ग्राम में घोल रहे हैं, तो यानी 10 एक वायल है पूरा पूरा हमारा 1000 ग्राम है हमारा यहाँ पर, तो उसको हम किस में घोलते हैं, 10 ml में घोलते हैं, यानी कि फिर हमारा 1200 ग्राम सिप्रोक्लोन हो रहा है, तो उसको हम 12 ml में यहाँ पर हम लोग घोल सकते हैं। के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाने के लिए कौन सा संचार का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो अगर नर्स अगर ट्रीटमेंट कर रही है, तो जो पेशेंट अगर उसको फीडबैक दे रहा है नर्स को, ठीक है, तो उसका जो संचार का माध्यम है वो अच्छा हो सकता है। कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा टाइम तक कोई भी नर्स वगैरह है वो सबसे पेशेंट के पास में रहती है, ठीक है। डॉक्टर इतने टाइम तक पेशेंट के पास में नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ना तो हमारा स्वास्थ्य दल वगैरह का कोई हिस्सा जो रहेगा वो काम आने वाला है यहाँ पर। रोगी की जो प्रतिक्रिया है वो हमारा सही आंसर हो सकता है। रोगी की शारीरिक स्थिति परिवर्तन भी नहीं हो सकता, दवा के पैटर्न में बदलाव वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी तीनों चीज़ें कौन करता है, डॉक्टर करता है। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि रोगी का जो फीडबैक वगैरह होता है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का प्रबंधन करते समय ह्यूमिडिफायर में जल स्तर को बनाए रखने का उद्देश्य होता है। ह्यूमिडिफायर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर से निकलने के बाद में ह्यूमिडिफायर लगा होता है, जिसके अंदर क्या रहता है, पानी भरा होता है, और वहां से ऑक्सीजन को ड्राई किया जाता है, ठीक है। वो ड्राई ऑक्सीजन नेजल रूट से हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिसकी वजह से उसका जो म्यूकस होता है वो सूख नहीं पाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ना पेशेंट को अगर ड्राई ऑक्सीजन की जगह अगर ये डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर दी जाएगी, तो पेशेंट का जो मुख्य सर रहेगा वो सूख जाएगा, और सूखने की वजह से उसको जलन हो सकती है, और वहाँ से बर्निंग वगैरह या फिर उसको ब्लीडिंग वगैरह भी समस्या उसको हो सकती है। तो सही आंसर हमारा ये रहेगा कि नाक के मुख्यसा को सूखने से रोकना है हमको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है 68 वाला, कि बिना विदार लेसरेशन को से के घाव साफ होने के 4 घंटे बाद रोगी रिपोर्ट करता है कि उसने 10 वर्ष पहले टीटी लिया था। अगला कदम और प्रबंधन है, ठीक है। कि मतलब बिना विदार लेसरेशन अगर कोई भी हो गया है, और उसको मतलब किसी पेशेंट का जो घाव वगैरह क्या है वो मतलब क्या ट्रीटमेंट उसका कर दिया है, और 4 घंटे के बाद रोगी रिपोर्ट कर रहा है कि उसको 10 साल पहले उसने टिटनेस की का जो टीका वो लिया था। तो हमारा प्रबंध क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर चोटी लाया है, कोई उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो गया है, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर 10 वर्ष पहले उसने टीका लगाया, तो हम यहाँ पर टीके की एक खुराक उसको दे सकते हैं, सिंगल खुराक हम उसको दे सकते हैं, है ना। कोई हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ नहीं देंगे उसको, हम सिंगल खुराक टीटी की दे देंगे हम लोग। और कोई टीटी का पूरा कोर्स वगैरह होता नहीं है, ठीक है। एक इंजेक्शन आता है टिटनेस बूस्टर, उसका उपयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉमा इमरजेंसी में नर्स को एक रोगी प्राप्त हुआ है, ठीक है। ट्रॉमा इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर एक्सीडेंटल केस आते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में किसी नर्स को एक रोगी प्राप्त हुआ है, अपने रोगी की त्वचा के तापमान को महसूस करने के लिए नर्स उपयोग करती हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रॉमा सेंटर में उसका एक रोगी अगर वहाँ पर आया है, तो उसको नर्स उसके टेम्परेचर को महसूस करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाथों के बेस का तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उंगली का पोर, उसका भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, टेम्परेचर का पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट हाथ की हथेली वाली सतह, उसका भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हाथों की पृष्ठीय सतह, जो पीछे वाली सतह होती है, उसको हम छूकर पता कर सकते हैं कि पेशेंट को टेम्परेचर है कि या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि मानव शरीर में खोपड़ी की केवल चलनशील हड्डी होती है, यानी कि मानव शरीर के अंदर जो खोपड़ी की जो चलनशील हड्डी होती है वो क्या होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा मैंडिबल होता है वो हमारे बोलने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। मैक्सिला तो नहीं बोलती है, एथोमाइड्स नहीं बोलती है, स्पेनोइड्स नहीं बोलती। जो जबड़ा होता है हमारा, जो मैंडिबल जो बोन होती है, वो क्या करती है, हमें बोलने में हमारी मदद करती है, मुंह खोलने में मदद करती है। बाकी हड्डियाँ सब ऊपर स्थिर रहती है, लेकिन मैंडिबल ही हमारी हिलती रहती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, चलनशील हड्डी या फिर मूवेबल बोन उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पेशी तंत्र का अध्ययन, जिसमें पेशी के कार्य और रोग शामिल हैं के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक ऐसा अध्ययन पेशी तंत्र का मतलब क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग फंक्शन एंड डिसीज ऑफ मसल्स इज नाउ एस, ठीक है। पेशी तंत्र का अध्ययन यानी कि मस्कुलर सिस्टम का अध्ययन, जिसमें पेशी के कार्य यानी मसल्स के कार्यों के रोग शामिल है, जिसके रूप में जाना जाता है। वो ऐसा कौन सा रोग है जिसके रूप में जाना जाएगा, कैसे स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पर मायोलॉजी आ जाएगा। मायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, मसल्स की हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मायोलॉजी चीज़ यहाँ पर शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेट से HCl के स्राव में मदद करता है।
ऐसा कौन सा हार्मोन है जो HCl के स्त्रावण में हमारी मदद करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन पे हमारी मदद करता है। तो हम सभी जानते हैं कि पेट के अंदर एक ही हार्मोन होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिन बोलते हैं। गैस्ट्रिन क्या करेगा? HCl का सिक्रेशन करेगा। बाकी जो पेप्सिन या फिर रेनिन वगैरह रहेंगे, ये क्या करते हैं? पचाने वगैरह इन दूसरी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन जो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है हमारा, वो क्या करेगा? HCl का सिक्रेशंस में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान? तो हम सब जानते हैं कि हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रातापानी वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है? रातापानी वन्य जीवन अभ्यारण्य, वर्ल्ड वाइड फेयर, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम सभी जानते हैं कि जो रायसेन का जो इलाका है वहाँ पर जंगल है और रातापानी वन्य अभ्यारण्य भी वहीं पर क्या है? स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो रातापानी कहाँ पर स्थित है? हमारा रायसेन जिले के अंदर हमारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ बनता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे किस डे को हम लोग बनाते हैं? तो लेटेस्ट में हमारा हेपेटाइटिस डे आने वाला है। 28 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं? हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखें। 28 को हम क्या बनाते हैं? 28 को हम हेपेटाइटिस डे हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भारत का श्रम और रोजगार मंत्री कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3-4 हमको नाम दिए गए हैं। श्री अश्विन वैष्णव, श्री राजकुमार सिंह पंचायत मंत्री हैं। श्री किशन रिजिजू ना, किरण रिजिजू जो हमारी जो मंत्री हैं वो हमारे स्पोर्ट्स वाले मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, श्री भूपेंद्र यादव, यानी कि भूपेंद्र यादव कौन है? हमारे रोजगार मंत्री। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश का रोजगार मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव है। हर 5 साल में क्या हो जाता है? सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही से मैच किया गया है? हम्पी, चोला मंदिर, फतेहपुर सिकरी और खजुराहो। ठीक है, ये कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी, चोला मंदिर, हम्पी वगैरह ये कहाँ पर स्थित है? हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सभी जानते हैं कि जो हम्पी है वो हमारा कर्नाटक में है ना। इस तरीके से लग रहा है कि हम्पी कहाँ हमारा कर्नाटक वगैरह में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं हमारी एक और चीज़। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा? चोला मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है हमारा। ठीक है, चोला मंदिर जो है तमिलनाडु में। सेकंड थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा कि फतेहपुर सिकरी जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो खजुराहो हमारा बचा हुआ है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, हम्पी जो है हमारा वो कर्नाटक में हो जाएगा, चोला मंदिर जो तमिलनाडु में हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में हस्तक्षेप की संभावना होती है जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस तरह के हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है कि यानी कि ऐसा कौन सा बैरियर है? ठीक है, कम्युनिकेशन के स्टेज में, ऐसा प्रोसेस में ऐसा कौन सी प्रोसिबिलिटी या फिर इंटरफेरेंस है जो क्या कर रहा है कि संचार के रूप में हस्तक्षेप करता है? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरियर बोलते हैं। जैसे मैंने भी बैरियर का वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, कि ऐसा कौन सा संचार, अगर किसी से हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रुकावट या फिर बैरियर उसको हम लोग बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है संचार की प्रक्रिया? ठीक है, वही सेंडर, मैसेज, इकोडिंग, डिकोडिंग, हमारा सारी चीज़ें आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? सेंडर आता है, फिर इकोडिंग आता है, फिर मैसेज आता है, फिर डिकोडिंग आता है, रिसीवर आता है और फीडबैक आता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया था। सेंडर, इकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, देन फीडबैक। SEMDRF। ठीक है, या फिर SMR भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक भी हम लोग इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, SMAR भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर चिकित्सकीय संचार कौशल में सुधार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कार्यनीति को कहा जाता है? ठीक है, तो इसको एक्टिव लिसनिंग को ही सही चीज़ें, यानी कि सक्रिय होकर सुनना ही कार्यकारी नीति कहा जाता है। यानी कि स्ट्रेटजी कॉमनली यूज्ड इन इम्प्रूव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल इज कॉल्ड। अगर हम लोग क्या स्ट्रिक्ट होकर सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, तो उसी को ही सही चीज़ें की तरफ से माना जाता है, ना कि किसी को स्पष्ट करना या फिर कुछ बताना या फिर सत्यापित करना या प्रक्रिया रिकॉर्डिंग करना, इससे कुछ नहीं होता है। हम अगर एक्टिव होकर लोग अगर सुन रहे हैं तो उसी को ही हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर संचार या फिर किसी संचार में कौशल
शिक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यनीति को हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है। ठीक है, वापस यहाँ पर आ गया हमारा कि कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है हमारा। ठीक है, जनसंचार है, नंबर संचार है, वर्बल संचार है हमारा। ठीक है, ट्रांसपर्सनल संचार वगैरह है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जनसंचार क्या हो जाएगा हमारा कि न्यूज़पेपर हो जाएगा। ठीक है, जनसंचार को हम क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जनसंचार को न्यूज़पेपर बोलने के बाद में नॉर्मल संचार क्या हो जाएगी हमारी। नॉर्मल संचार के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आंखों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या हो जाएगा, हमारा आंखों से संपर्क हो जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा बोलना, और ट्रांसपर्सनल संचार क्या हो जाएगा, प्रेयर करना। ठीक है, ट्रांसपर्सनल संचरण कम्युनिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो हमारा प्रार्थना हो जाएगा। वर्बल संचार यानी कि हमारा बोलने का वाला संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आंखों से संपर्क, और मास कम्युनिकेशन यानी कि हमारा अखबार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संचार प्रक्रिया का घटक नहीं है। ऐसा कौन सा इसके अंदर दे रखा है जो संचार प्रक्रिया का घटक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सुदृढ़ीकरण जो लिखा हुआ है, फीडबैक आता है, मीडियम होता है हमारा, और इंटरेक्शंस जो होता है वो भी हमारा होता है। तो जो रेनफोर्समेंट है वो हमारा संचार की सुविधा में हमारा यूज़ नहीं किया जाता, कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरों के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली फोलिक एसिड की खुराक है। किशोरों के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली फोलिक एसिड की खुराक है। तो कौन सी खुराक हो सकती है वो हमारी 500 यूजी। ठीक है, फोलिक एसिड की अगर गोलियां अगर दी जाएगी तो किशोरों में क्या है, पायरन और फोलिक एसिड की कमी वगैरह नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर किशोरों की बात अगर हो रही है तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अंडर द वीकली के अकॉर्डिंग जो भी लोग आ रहे हैं उनको लोग हमको 500 यूजी वाली जो मेडिसिन वगैरह होती हैं हम लोग को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी सेवाएं शामिल हैं। किशोर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी सेवाएं शामिल होती हैं, यानी कि वो हमारी अनुवांशिक स्क्रीनिंग को छोड़कर सभी सेवाएं क्या हो जाती हैं, यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। गर्भ निरोधक का प्रावधान हो सकता है यहाँ पर हमारा। इसके अंदर एसिडिटी का निदान और प्रबंधन हो सकता है। एसिडिटी जो डिसीज़ होती है हमारी, उसका निदान हो सकता है ना। स्क्रीनिंग वगैरह यहाँ पर नहीं होती है, और व्यापक और सुरक्षित गर्भ सेवाएं भी हमारी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 6x6x6 कार्यनीति के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करता है। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 6x6x6 कार्यनीति के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करता है। तो वो हमारा हो जाएगा AMB ऐसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो क्या करता है कि हमारा उपचारक तंत्र हमारा यहाँ पर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 वाला पूछा गया था कि मिशन परिवार विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन सी पहल परिवार नियोजन को बढ़ावा देती है और नवविवाहित युगल को आशा के माध्यम से किट वितरित की जाती हैं। तो जो इस अगर नई पहल की अगर बात की जा रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, ऐसी कौन सी पहल है, तो वो हमारी हमने जो भी सुनी है यहाँ पर, सारथी नहीं हो सकता, नया जीवन नहीं हो सकता, नया सवेरा नहीं हो सकता, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, नई पहल ही होती है जो क्या करते हैं कि जो शादीशुदा जो युगल होते हैं उनको किट वितरित करने का काम करती हैं। ये जो लोगो है इसको पहचान, ठीक है, ये लोगो हमारा कैसा हो रहा है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर हमारा बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारा हो सकता है। तो ठीक है, तो इस जो लोगो है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS का ये लोगो है हमारा। मदर है, उसके अंदर उसका बेबी बैठा हुआ है, यानी कि एकीकृत बाल विकास योजना है। सेवाएं जो होती हैं ICDS प्रोग्राम जो होते हैं उसका ये लोगो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 88 नंबर वाला, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिशन परिवार विकास के तहत दो गर्भनिरोधक लॉन्च किए हैं। एक एंजियोक्टियो गर्भनिरोधक और दूसरा गर्भनिरोधक गोली है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग की ओर से 2 गर्भनिरोधक लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक इंजेक्शन है और एक गर्भनिरोधक गोली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो चीज़ों के बारे में पता करेंगे कि हम लोग इधर मित्रा एंड सहेली नहीं हो सकती हैं, छाया एंड सहेली नहीं हो सकती हैं, अंतरा एंड मंत्रा नहीं हो सकती। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतरा और छाया हो सकती है। अंतरा और छाया की जो मेडिसिन वगैरह जो इंजेक्टेबल जो चीज़ें आती हैं वो क्या अंतरा और छाया हो सकती है, जो हमको 2 चीज़ें गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का
योजना या कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है सिवाय निम्नलिखित में से कौन सी योजना या स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवार मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पोषण अधिनियम परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, बाकी एनीमिया मुक्त तो नहीं आएगा। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम नहीं आएगा, ठीक है। जनधन सुरक्षा कार्यक्रम भी परिवार मंत्रालय कल्याण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है सिवाय पोषण अभियान स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारे प्रोग्राम क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं शामिल हैं? यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए जननी JSY जो भी योजनाएं होती है उसमें कौन सी वाली योजना यहाँ पर शामिल है? तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा फ्री डाइट फॉर 3 days फॉर सी सेक्शन डिलीवरी, यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 3 दिनों तक मुफ्त आहार पेशेंट को दिया जाता है। जननी स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसको 3 दिन का खाना गवर्नमेंट की ओर से मुफ्त दिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ पर 91 वाला, भारत जनसांख्यिकी चक्र में निम्नलिखित में से किस चरण में है? हम लोग जनसांख्यिकी चक्र में किस वाले लेवल पर आ रहे हैं? तो हम जल्दी स्तर वाले पे भी नहीं हैं, कम स्टेशनरी वाले भी नहीं, उच्च स्टेशनरी वाले भी नहीं, हम यहाँ पर लेक्स एक्सपेंडिंग वाले हैं, यानी कि देर से विस्तार वाले देश के अंतर्गत हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वास्थ्य सर्वेक्षण करते समय जनसांख्यिकी संकेतक निम्नलिखित को छोड़कर सभी में मदद करते हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण करते समय जनसांख्यिकी संकेतक निम्नलिखित को छोड़कर सभी में मदद करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन स्टेटिक्स। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन स्टेटिक्स क्या होता है, जनसंख्या के आंकड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी संकेतों को छोड़कर क्या करते हैं, बाकी में सब में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में 905 महिलाएं और 1002 पुरुष हैं, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को कहा जाता है। 905 महिलाएं रहती हैं गांव के अंदर और वहां पर 1002 पुरुष रह रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके को जो पुरुष और महिलाओं की संख्या को हम किस अनुपात में नापेंगे या फिर किस अनुपात में कहा जाता है, तो उसको लिंग अनुपात के रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, उसका निर्धारण हम लोग कर सकते हैं कि लिंग अनुपात के रेशियो में उसका निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। एज वगैरह को तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में यहाँ से 905 है और इधर 1002 पुरुष हैं, उसको हम लिंग अनुपात में हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, दिए गए वर्ष के दौरान किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र की महिला आबादी के बीच होने वाली मृत्यु की संख्या उसी वर्ष के दौरान दिए गए भौगोलिक क्षेत्र की आबादी के बीच होने वाले प्रति 1 लाख जीवित जन्मों की संख्या खालिस्तान है। यानी कि अगर कोई भी भौगोलिक क्षेत्र अगर दिया गया है वहाँ पर महिला आबादी में क्या हो रही है, मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, और उसी वर्ष के दौरान भौगोलिक क्षेत्र की आबादी भी 1 लाख प्रति जीवित जन्मों की संख्या में अगर हो रही है, तो उस वाले चीज़ को हम मातृ मृत्यु दर के नाम से जान सकते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हम लोग उस क्षेत्र को बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 घटकों के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन होता है सिवाय, ठीक है। 3 घटक ऐसे कौन से हैं जिनमें जनसंख्या परिवर्तन होता है, किसके सिवाय जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता? कि जन्म दर में जनसंख्या परिवर्तन होता है, स्थानांतरण में जनसंख्या परिवर्तन होता है, देन मृत्यु दर में भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। बस ये मॉर्बिडिटी एक ऐसी चीज़ रुग्णता है जिसमें जनसंख्या का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विशेष क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या और विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के बीच का संबंध एक माप, जिसका अर्थ है कि एक विशेष संख्या में लोगों के लिए डॉक्टरों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती हैं, यानी कि कितने पेशेंट हैं, कितनी जनसंख्या है, कितने पेशेंट वहाँ पर हो सकते हैं, कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग रेशो निकाल कर डॉक्टर का जो रेशो के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अनुपात निकाल कर डॉक्टरों की संख्या वहाँ पर निर्धारित की जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेशो निकालने के बाद ही हम सारी चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी विशेष व्यक्ति या किसी निश्चित क्षेत्र में नियमित रूप से पाए जाने वाले रोग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर किसी एक ही जगह पर कोई रोग हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एंडेमिक बोल सकते हैं। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में हो सकता है, यानी एपिडेमिक क्या हो रहा है कि एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया जो बड़ा एरिया है वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आबादी को प्रदान की जाने वाली देखभाल स्वास्थ्य देखभाल के किस स्तर से संबंधित हैं, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आबादी को प्रदान की जाने वाली देखभाल स्वास्थ्य देखभाल की किस स्तर से संबंधित होती है, तो हमारा हो जाएगा माध्यमिक देखभाल स्तर, हम इसको बोल सेकेंडरी केयर लेवल इसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारे देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें रोग के वितरण की घटना को निर्धारित करने वाले कारकों की निरंतर जांच होती है वह कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें रोग के वितरण की घटना
को निर्धारित करने वाली कारकों की निरंतर जांच होती है वो क्रिया कौन सी कहलाती है? तो वो हमारे सर्विलेंस वाली क्रिया कहलाती है। डेली अगर वहाँ पर जांच हो रही है तो यानी कि निरीक्षण वाली क्रिया हमारी कहलाती है। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 वाला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैच किया हुआ सही है? ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन सा हमारा सही से मैच किया हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा वाला मैच किया हुआ है नहीं। कि पहला आ रहा हमारा ट्रिनिया कैपिलियस हो रहा है, सेकंड है हमारा ट्रिनिया कार्पोरिस हो रहा है, थर्ड है हमारा टीनिया क्यूरिस हो रहा है हमारे यहाँ पर, और फोर्थ हमारा क्या हो रहा है टीनिया पेडिस हो रहा है, और नेक्स्ट क्या है टीनिया यूग्नियम यहाँ पर हमारा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि टीनिया कैपिटियस, इसको हम बोलते हैं कि स्केल्प का संक्रमण, यानी कि जो हमारा स्कैल्प होता है, जो सर होता है स्कैल्प हो रहा है वहाँ का संक्रमण को हम क्या बोलते हैं? हम टीनिया कैपिटियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टीनिया कॉर्पोरिस। ठीक है, टीनिया कॉर्पोरिस हम किसको बोलते हैं? तो टीनिया कॉर्पोरिस का आंसर हो जाएगा आपका ग्लेब्रस त्वचा का संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ ग्लेब्रस स्किन के अंदर संक्रमण हो रहा है तो उसको हम टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो रहा है कि टीनिया कुरिस, टीनिया कुरिस किसको कहा जाएगा यहाँ पर हमारा? ठीक है, तो अगर ग्रोइन का संक्रमण अगर हो रहा है, इन्फेक्शन ऑफ ग्रोइन का संक्रमण हो रहा है तो उसको हम टीनिया कुरिस हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस हम किसको बोल सकते हैं? तो टो वेट का संक्रमण अगर हो रहा है तो उसको हम टीनिया पेडिस हम लोग कह सकते हैं। देन लास्ट हमारा था टीनिया यूग्नियम। ठीक है, ट्रेनिया यूग्नियम हम किसको बोलते हैं? कि नेल बाइडस का संक्रमण अगर हो रहा है, यानी कि नेल्स के अंदर अगर संक्रमण हो रहा है तो उसको हम ट्रेनिया यूग्नियमस बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और इसी टाइप की वीडियोस को अगर आपको बार बार प्राप्त करना है तो बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और एग्जाम से रिलेटेड की जानकारी के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।